हेलो एंड वेलकम। दिशा के एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन के सेकेंड पार्ट में। पहले आप लोगों को मैंने बता दिया था मार्कोवनी-कोप्स रूल। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। चलिए स्टार्ट हम लोग करते हैं हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में हमारा आता सबसे पहले ही बताए थे कि जो डायरेक्ट हेलोजनेशन एल्केन का करते हैं तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देता है, यानी कि एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए ये बेस्ट मेथड नहीं। इसमें से दो मेथड यानी फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन, ये डायरेक्ट हम लोग अवॉइड करते हैं। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन इज हाईली एक्सप्लोसिव एंड अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। Therefore, if we want to prepare fluoroalkane, we use indirect method and that method is known as halogen exchange method. अब हेलोजन एक्सचेंज मेथड में जिससे हम लोग बना सकते हैं कंपाउंड, पहला आता है फिंक्लेस्टीन रिएक्शन। ठीक है, फिंक्लेस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन को एक्सचेंज करते हैं आयोडाइड आयन से। अगर हम देखें ध्यान से तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन बाय आयोडाइड आयन, जैसे हम लोग कर सकते हैं CH3CH2Br प्लस NaI। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक्सचेंज होता है, यानी कि ये वाला आयोडीन इधर आ जाता है और Br इधर चला जाता है, इसलिए इसको हेलोजन एक्सचेंज मेथड भी कहते हैं। डायरेक्ट आयोडीनेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, अब या तो ये NaBr देगा अगर हम CH3CH2Br यूज करेंगे, और अगर हम CH3CH2Cl यूज करेंगे तो ये NaCl देगा। डायरेक्ट आयोडीनेशन हम लोग अवॉइड करते हैं, डायरेक्ट आयोडीनेशन को अवॉइड किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये रिवर्सिबल है। डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ एल्केन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। ठीक है, रिवर्सिबल एंड इंडोथर्मिक होता है। इस कारण से क्या होता है, डायरेक्ट आयोडीनेशन हम लोग अवॉइड करते हैं। तो हम लोग किस मेथड से बना सकते हैं आयोडो एल्केन? फिंक्लेस्टीन रिएक्शन से। और जो NaCl और NaBr प्रोड्यूस होता है उसको प्रेसिपिटेट करते हैं बाय ड्राई एसीटोन। NaCl और NaBr को प्रेसिपिटेट करते हैं बाय यूजिंग ड्राई एसीटोन। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें से आपको कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन दे सकता है कि प्रिपेयर करिए इथीन टू आइडो इथेन, है ना, तो ये रिएक्शन यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पार्ट पे जाते हैं। अब आता है हमारा स्वाट रिएक्शन। पहले बताइए फ्लोरिनेशन एल्केन का हाईली एक्सप्लोसिव एंड अनकंट्रोल होता है, देयरफॉर डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन इज अवॉइडेड। तो हम लोग क्या करते हैं, एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को मेटालिक फ्लोराइड के साथ हीट करते हैं। मेटालिक फ्लोराइड हो सकता है AgF, COF3, SbF3, ये सब यूज करते हैं। ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के व्यू से, तो ये आपको पूछ सकता है, इसलिए इस नेम रिएक्शन में को याद रख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत बेहतर है। अब इसमें क्या है, जैसे AgF के यहाँ भी हेलोजन एक्सचेंज होगा, यानी ये वाला पार्ट Cl वाला पार्ट Ag के पास चला गया और F वाला पार्ट जो होगा वो R के पास चला जाएगा, तो ये बना देगा RF प्लस AgCl। यानी अगर आपको CH3CH2Br प्लस AgF यूज कर दे तो ये आपका बना देगा CH3CH2F प्लस AgBr। ठीक है, आसानी से हम फ्लोरो एल्केन बना सकते हैं इस मेथड से, बहुत आसान है। ठीक है, ये दो रिएक्शन हम लोग को दिमाग में रखना है। कुछ क्वेश्चन है NCERT का जो कि एग्जाम में पूछता है कंप्लीट करने के लिए, इसके लिए भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। सबसे पहला वाला मेथड तो पहले ही बताए थे, पहले वाले वीडियो में बताए थे कि SOCl2 जो होता है वो क्या करेगा, OH को रिप्लेस करके क्लोरीन देगा, तो ये आपका क्लोरीन हो जाएगा यहाँ पे, और इसका बाकी बाई प्रोडक्ट गैस होता है SO2 और HCl। ये बेस्ट मेथड होता है क्लोरोएल्केन बनाने का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका Br2 और हीट, ये CH2CH3 होगा, Br2 और हीट है, तो जहाँ पे हीट या अल्ट्रावायलेट लाइट हो समझ जाओ वो फ्री रेडिकल रिएक्शन है, तो ये पोजीशन एलाइलिक कहलाता है। अगर दूसरे टर्म में कहे तो ये बेंजीन के बाद है तो ये बेंजाइलिक हो जाएगा। ठीक है, तो बेंजाइलिक पोजीशन से हाइड्रोजन को हटा दो और वहां पे Br लगा दो, सिंपल सा दिमाग में रखना है। तो ये हो गया NO2 और CH पे हम लगा दिए Br और CH3, आसानी से बन गया। इसमें पहले वाले में वीडियो में बताए थे कि इसका कार्बन ऑक्सीजन के पास क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा ड्यू टू रेजोनेंस, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। तो हम इसको यूज इस वाले बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे, यानी ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। कौन वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बना देगा CH2 CH और ये हो जाएगा OH, जैसा है वैसा ही लिख दो, बाकी आपका साइड प्रोडक्ट H2O होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। एक और रिएक्शन है
यहाँ पे भी हम लोग देख लेते कैसे बनाएंगे ये। यहाँ पे आपका मार्कोवनी कोब रूल लगेगा, जैसे HI है तो HI में याद रखो कि ये डेल प्लस और ये डेल माइनस, नेगेटिव पार्ट वैसे ही डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो यहाँ पे आपका CH3I हो जाएगा और यहाँ पे H हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, Na प्लस I माइनस है तो ये हो जाएगा CH3 CH2 I प्लस NaBr। ठीक है, यहाँ पे ये एलाइलिक पोजीशन है, क्योंकि Br2 प्लस हीट है तो इसका अर्थ है ये फ्री रेडिकल हेलोजनेशन होगा। आराम से आप क्या करोगे, एलाइलिक पोजीशन से H रिप्लेस करोगे, वहां पे Br लगा दोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हेलो एरिन्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे। हेलो एरिन्स को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूज करते हैं, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेनली कौन देता है, वो देता है बेंजीन। ठीक है, ये रिएक्शन जो होता है लुईस एसिड के प्रेजेंस में करवाते हैं हम लोग। जैसे बेंजीन है, Cl2 है, AlCl3 है, लुईस एसिड है। लुईस एसिड किसको कहते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। लुईस एसिड होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अब ये क्या देगा, H को रिप्लेस करके दे देगा वहां पे क्लोरीन। तो लुईस एसिड याद रखो, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ठीक है, लुईस बेस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। तो लुईस एसिड कौन कौन हो गया आपका, याद रखो, आपका हो सकता है AlCl3, FeCl3, FeBr3। अब इस रिएक्शन में इन सारे का काम क्या है, AlCl3 FeCl3 हेल्प इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो मेन फंक्शन यहाँ पे AlCl3 का, वो इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन में मदद करता है। जैसे Cl2 है, ये एक नॉन पोलर बॉन्ड होता है। AlCl3 बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इससे कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग इस साइड हो जाएगा, यहाँ पे डेल माइनस डेवलप होगा। अब ये जो होगा ऐसा बन जाएगा इलेक्ट्रॉन का, ये जो होगा आसानी से हेटेरोलाइटिकली टूट जाएगा और ये जनरेट करेगा Cl प्लस और AlCl3 Cl माइनस से रिएक्ट करके बना देगा AlCl4 माइनस। इस तरीके से मेन फंक्शन लुईस एसिड का है इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। अब अगर हम यही चीज टॉलिन में यूज कर दें, यही रिएक्शन, तो यहाँ पे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का बहुत ज्यादा यूज होता है। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस जो होता है उसके हिसाब से ये ऑर्थो, मेटा और पारा प्रोडक्ट देता है। ऑर्थो पहले ही बताया कि सब्स्टिट्यूएंट की नेक्स्ट पोजीशन को ऑर्थो, फिर मेटा और फिर पारा कहलाता है। क्योंकि ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है तो CH3 के इन्फ्लुएंस में क्लोरीन इंट्रोड्यूस होगा, वो ऑर्थो और पारा पोजीशन पे। एंड ऑर्थो एंड पारा आइसोमर कैन बी सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि उनके मेल्टिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस होता है। तो टॉलिन क्या दे रहा है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने पे टॉलिन दे रहा है ऑर्थो एंड पारा आइसोमर। ये भी आपका FeCl3 या AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। लेकिन हम लोग बेंजीन का ना तो डायरेक्ट आयोडीनेशन करते हैं, ना ही डायरेक्ट हेलोजिनेशन करते हैं, यानी फ्लोरिनेशन करते हैं। अगर हम बेंजीन का डायरेक्ट आयोडीनेशन करें तो क्या दिक्कत आएगा, यहाँ हम लोग देख सकते हैं आयोडीनेशन में वही प्रॉब्लम है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो कि हेलो एल्केन्स में भी प्रॉब्लम आ रहा था। ये HI देता है, HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन इसको रिमूव करना बहुत जरूरी है अगर हम लोग आयोडोबेंजीन प्रिपेयर करना चाहते हैं, क्योंकि ये फिर रिएक्शन को रिवर्स में ला देता है और इस कारण से क्या होता है कि ये फिर से बेंजीन बना देगा। तो हम लोग इसके किसके प्रेजेंस में करवाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3, HiO3, इन सब के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाया जाता है ताकि वो जो HI बनता है उसको ऑक्सीडाइज कर सके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। फ्लोरिनेशन जो होता है बेंजीन के लिए भी वही डिफिकल्टी आती है जो एल्कीन के लिए आती है। फ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन इज हाईली एक्सप्लोसिव एंड अनकंट्रोल्ड, इसलिए डायरेक्ट फ्लोरिनेशन भी अवॉइड करते हैं। और आइडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन को बनाने के लिए दो अलग अलग मेथड इंप्लॉय करते हैं। आइडोबेंजीन हम लोग डाइजोनियम साल्ट से बनाते हैं यूजिंग पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब आता है हमारा सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर क्लोरो एंड ब्रोमोबेंजीन। सेंडमेयर रिएक्शन में दो स्टेप होता है। पहले स्टेप में एनालीन को डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट करते हैं और दूसरे स्टेप में डाइजोनियम साल्ट को कॉपर 1 क्लोराइड और कॉपर 1 ब्रोमाइड के साथ हीट करते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि जो डाइजो ग्रुप है उसको क्लोरीन रिप्लेस कर देता है और ब्रोमीन रिप्लेस कर देता है रिस्पेक्टिवली। तो पहले स्टेप पे हम लोग करते हैं कि हम लोग एरोमेटिक अमाइन को ट्रीट करते हैं नाइट्रस एसिड से, आइस कोल्ड नाइट्रस एसिड सॉल्यूशन। तो ये आपका एनालीन हो गया। अब इसको हम लोग NaNO2 प्लस HCl के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ये रिएक्शन जो होता है वो 273 केल्विन से 278 केल्विन के बीच होना चाहिए, क्योंकि एलिफेटिक डाइजोनियम, ये जो डाइजोनियम साल्ट बनेगा वो हाई टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है।
तो पहले स्टेप में डाइजोनियम साल्ट बना, ये बहुत बेस्ट सिंथेटिक रिएजेंट होता है क्योंकि इससे हम वेरियस कंपाउंड्स बना सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड आसानी से इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहले स्टेप में बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। दूसरे स्टेप में देखो, दूसरे स्टेप में क्या होगा, अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम लोग CuCl और CuBr के साथ हीट करते हैं तो वो क्लोरोबेंजीन और आइडोबेंजीन देते हैं, ठीक है। पहले वाले केस में CuCl के साथ किए तो क्लोरोबेंजीन दिया, और दूसरे केस में CuBr के साथ हीट किए तो ब्रोमोबेंजीन देगा। अगर हमको शॉर्टकट में दिमाग में रखना है तो याद रखो N2 + Cl- है, अगर CuCl यूज करें तो ये क्लोरोबेंजीन देगा, और अगर हम CuBr यूज करें तो ब्रोमोबेंजीन देगा, ठीक है। अब इससे आपका दो कन्वर्जन आ सकता है, कौन कौन सा एग्जाम में पूछ सकता है, एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन, दूसरा हो सकता है एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, है ना, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये दो रिएक्शन पूछ सकते हैं एग्जाम। तो ये अगर आपको याद है आसानी से इस दो कन्वर्जन को आप बना सकते हो। पहले एनिलीन से डाइजोनियम साल्ट बनाओ, फिर डाइजोनियम साल्ट को CuCl या CuBr से ट्रीट करो, रिस्पेक्टिवली वो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन देगा। बहुत आसान सा है रिएक्शन, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखो, पूछ सकता है। अब आता है हमारा आयोडिनेशन ऑफ बेंजीन। आयोडिनेशन में भी डाइजोनियम साल्ट ही यूज करते हैं, उसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ हीट करते हैं तो डाइजो ग्रुप रिप्लेस होता है और उसके बदले आयोडीन लग जाता है, तो ये आपका बन गया आइडोबेंजीन। अब ये रिएक्शन में हम लोग Cu प्लस साल्ट का यूज नहीं करते, अनलाइक सेडमेयर रिएक्शन में Cu साल्ट का जरूरत पड़ता है, बट नॉट इन दिस केस, है ना। उसमें क्या था कि CuCl और HCl था, CuBr प्लस HBr था, है ना, CuCl प्लस HCl और CuBr प्लस HBr। इसमें क्या होगा, सिंपली पोटेशियम आयोडाइड के साथ वार्म करेंगे, आइडोबेंजीन दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट हम लोग एक और रिएक्शन है, वो है आपका, अगर मान लो पूछ ले आप लोग को क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए, क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए इसके लिए हम लोग HbF4 के साथ हीट करते हैं, ठीक है। HbF4 के साथ हीट किए तो N2 + BF4- बनाता है, हीट कर दो तो ये आपका फ्लोरोबेंजीन देगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ये आसानी से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, याद रखो इस रिएक्शन को पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। पहला कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स जो होता है वो जनरली कलरलेस लिक्विड या सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर, बट दे डेवलप कलर ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट, ठीक है। अगर हम सनलाइट में एक्सपोज करेंगे तो ये कलर डेवलप करता है, बट नॉर्मली ये जो होता है कलरलेस होता है, ठीक है। फिजिकल स्टेट में भी क्या है, लोअर मेंबर जो होता है वो गैस होता है, हायर मेंबर लिक्विड हो सकता है, और बहुत ज्यादा मास से तो वो वैक्सी सॉलिड होगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है हेलो एल्केन्स का। पहला फैक्टर होता है मॉलिक्यूलर मास, दूसरा होता है नंबर ऑफ हेलोजन एटम, और तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये तीनों चीज दिमाग में रखना है, तीनों फैक्टर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट तब भी बढ़ेगा जब साइज ऑफ हेलोजन एटम बढ़ जाए, क्योंकि साइज ऑफ हेलोजन बॉइलिंग पॉइंट तब बढ़ेगा जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाए, ठीक है। और साइज ऑफ हेलोजन एटम जी बढ़ेगा तो भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यानी कि अगर आपके पास Ri है, RBr है, RCl है और RF है, ठीक है, इसमें सबसे हैवीएस्ट जो होगा आइडो एल्केन होगा, फिर ब्रोमो एल्केन होगा, फिर क्लोरो एल्केन का, और लाइटेस्ट कौन होगा, फ्लोरो एल्केन होगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, आइडो एल्केन का, फिर ब्रोमो एल्केन का, फिर क्लोरो एल्केन का, और सबसे कम फ्लोरो एल्केन का। फिर बॉइलिंग पॉइंट तब भी बढ़ता है जब नंबर ऑफ हेलोजन एटम बढ़ेगा, यानी जितना ज्यादा हेलोजन एटम होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। यानी अगर आपके पास CH2Cl2 है और CHCl3 है ना, तो CH2Cl2 से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, CHCl3 का। ये चीज दिमाग में रखना है। अगर आपके पास आइसोमेरिक हेलो एल्केन है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा अगर ब्रांचिंग घटेगा, याद रखिए, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ेगा तो सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है विद द डिक्रीज इन ब्रांचिंग। मतलब अगर आपके पास सिंपल है ऐसा कंपाउंड और एक ऐसा है, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, क्योंकि इसका जो है सरफेस एरिया ज्यादा है और इसका सरफेस एरिया कम है, क्योंकि जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उसका शेप स्फेरिकल होता जाएगा, और स्फेरिकल होगा तो सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा। एंड वी नो दैट द वंडरवाल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया। तो वंडरवाल फोर्स बढ़ता है विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है, ये याद रखो, दिमाग में रखो। तो ये चीज दिमाग में रखना है। तो बॉइलिंग पॉइंट किस फैक्टर पे डिपेंड किया, मॉलिक्यूलर मास पे, नंबर ऑफ हेलोजन एटम पे, स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे, जो कि वंडरवाल फोर्स होता है, डायपोल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। और याद रखिए ब्रांचिंग बढ़ेगा तो भी बॉइलिंग पॉइंट
पे असर पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन ब्रांचिंग। अगर आपके पास एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है और टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड है तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का होगा, उसके बाद आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का होगा और सबसे कम टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड का होगा। वेरी इजी, आसानी से आप समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आप पॉइंट देखो, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में कुछ डिफरेंस होता है। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है सिमेट्री पे, तो जो भी कंपाउंड का सिमेट्री ज्यादा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि क्रिस्टल में वो एग्जैक्टली फिट हो सकता है। तो यहाँ पे भी वही फैक्टर है कि अगर आपके पास पारा, मेटा और ऑर्थो है, जैसे आपके पास सवाल पूछ सकता है ये एग्जाम में, एनसीईआरटी में पॉइंट भी दिया हुआ है कि पारा डाइक्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा। तो पारा डाइक्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि इसमें सिमेट्री है। सिमेट्री यानी ये टू एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड हो सकता है। तो पारा का ज्यादा होगा, उसके बाद मेटा का होगा और सबसे कम ऑर्थो का होगा। तो पारा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू सिमेट्री। याद रहेगा, जितना ज्यादा सिमेट्री मेल्टिंग पॉइंट उतना अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है डेंसिटी, क्योंकि हम लोग जानते हैं डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम होता है। डेंसिटी क्या हो गया, मास बाय वॉल्यूम हो गया। तो अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो अब क्या क्या है, पहला तो मोलर मास से बढ़ता है, फिर प्रेजेंस ऑफ हैवियर हेलोजन एटम से बढ़ेगा, यानी कि सबसे हैवीएस्ट कौन होगा, आर आई, फिर आरबीआर, आरसीएल, फिर आरएफ, है ना। अगर जितना ज्यादा हेलोजन एटम होगा डेंसिटी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि मास बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रखिए जितना भी हेलो एल्केन्स होता है वो सब वाटर से लाइटर होता है, बट डेंसिटी जब कंपेयर करें तो ये दो फैक्टर दिमाग में रखो, मोलर मास, प्रेजेंस ऑफ हेवियर हेलोजन एटम या साइज ऑफ हेलोजन एटम। तो डेंसिटी कैसे बढ़ेगा, साइज ऑफ हेलोजन एटम से। ठीक है, डेंसिटी तब भी बढ़ेगा जब नंबर ऑफ हेलोजन एटम बढ़ जाए। ठीक है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम बढ़ जाए तब भी डेंसिटी इंक्रीज करेगा। तो दीज फैक्टर मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेंसिटी। इट इज सो इजी। अब आते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी पे। तो हम लोग पढ़े थे कि लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी पोलर सॉल्यूट्स टेंड टू डिसॉल्व more in polar solvent while non-polar solute tend to dissolve more in non-polar solvent। तो हेलो एल्केन्स जनरली पोलर होता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज दिमाग में रखना है कि हेलो एल्केन्स और हेलो एडीन्स आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, या कह सकते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत कम होती है। वाटर में सॉल्युबिलिटी का इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, and since these compounds are incapable of forming hydrogen bonding with water molecule, therefore they show very low solubility in water। सो इट मस्ट बी टेकन इन अकाउंट कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, बना सकता है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। दीज आर सिंपल थिंग। ठीक है, हम लोग पढ़े भी थे क्लास 11th में। लेकिन क्योंकि हम लोग जानते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आसानी से सॉल्युबल होगा। जैसे ये क्या, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन ड्यू टू सिमिलर वंडर वाल फोर्सेस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आया, बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ये है आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये आपका डाइक्लोरोबेंजीन, ये है आपका ब्रोमोक्लोरोबेंजीन। एक तरफ ब्रोमीन है, एक तरफ क्लोरीन है। पूछ रहा है डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, ये बेंजीन है। अब इसमें दिमाग में रखना है कि साइज बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ता है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम बढ़ता है तो भी डेंसिटी बढ़ता है। तो दोनों में दो हेलोजन एटम किसमें, इसमें और इसमें, लेकिन इसमें ब्रोमीन है जो कि ज्यादा हैवियर है, यानी अगर इसको 1, 2, 3 और 4 कर दे तो 4 का ज्यादा होगा डेंसिटी, क्योंकि इसमें ब्रोमीन है तो मास ज्यादा हो गया। उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 का होगा और सबसे कम 1 का होगा, क्योंकि इसमें एक भी हेलोजन एटम नहीं है। तो डेंसिटी का ऑर्डर ये होगा। आसानी से आप सवाल सॉल्व कर सकते हो अगर आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स पता हो। ठीक है, ये पूछ रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे दिमाग क्या लगाना, देखो ब्रोमोमीथेन है, ब्रोमोफॉर्म है, क्लोरोमीथेन है, डायब्रोमोमीथेन है। तो सबसे पहले याद रखो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ हेलोजन एटम पे, साइज ऑफ हेलोजन एटम पे। जितना ज्यादा हेलोजन होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना अधिक होगा। तो सबसे ज्यादा क्या होगा, ब्रोमोफॉर्म होगा, क्योंकि ब्रोमोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHBr3। ठीक है, तो ब्रोमोफॉर्म ये हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे डायब्रोमोमीथेन आएगा, डायब्रोमोमीथेन यानी CH2 होगा। उसके बाद ब्रोमोमीथेन आएगा, क्योंकि ब्रोमीन हैवियर होता है। और सबसे लास्ट में क्लोरोमीथेन आएगा। रीजन क्या है, ब्रोमीन हैवियर है कंपेयर टू क्लोरीन।
तो जिसमें 3 ब्रोमीन है उसका मास ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा क्योंकि वंडर वाल फोर्स डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पे। मॉलिक्यूलर वेट अगर ज्यादा है तो वंडर वाल फोर्स भी ज्यादा होगा। CHBr3 फिर CH2Br2 फिर CH3Br और उसके बाद CH3Cl आसानी से बन जाएगा। अगर हम इसका नंबरिंग कर दे 1 2 3 4 तो सबसे पहला हो जाएगा आपका 2, उसके बाद हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा 3। ये भी याद रखो। अब आपके पास है 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और 1 क्लोरोब्यूटेन। तो याद रखो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। दोनों प्रोपेन है बट एक ब्यूटेन है। इसका अर्थ है अगर इसको नंबरिंग दे 1, इसको 2 दे, इसको 3 दे तो सबसे ज्यादा 1 क्लोरोब्यूटेन का होना चाहिए क्योंकि इसमें 4 कार्बन है। दूसरे नंबर पे 1 क्लोरोप्रोपेन होगा। कारण अब यहाँ पे देखिए दोनों में कार्बन की संख्या बराबर है, लेकिन क्यों हम डिफरेंस करें बॉइलिंग पॉइंट में, तो यहाँ पे ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट आता है। 1 क्लोरोप्रोपेन में कोई ब्रांचिंग नहीं होता है, ये सिंपल स्ट्रेट चेन में होता है, इसलिए इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। यानी 3 नंबर पे 1 क्लोरोब्यूटेन होगा, उसके बाद आइसोप्रोपाइल क्लोराइड होगा, दूसरा आपका सेकेंड नंबर पे आपका 1 क्लोरोप्रोपेन होगा और लास्ट पे आपका होगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इस तरीके से सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, ये जरूर सॉल्व कर लीजिए कॉन्सेप्ट। हेलोविल्किंस के केमिकल रिएक्शन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा होता है एलिमिनेशन रिएक्शन और तीसरा होता है रिएक्शन विद मेटल। तो हेलोविल्किंस मेनली 3 टाइप ऑफ रिएक्शन देता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग समझेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। पहले तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझे। इसका अर्थ होता है रिप्लेसमेंट ऑफ, ये होता है रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम और ग्रुप बाय अ न्यूक्लियोफाइल, एटम और ग्रुप बाय अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, याद रखो न्यूक्लियोफाइल के लिए दिमाग में रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन रीच होता है, यानी इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यानी ये मेनली कौन सा चार्ज कैरी करेगा, नेगेटिव चार्ज, या इसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, ठीक है। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। कहां पे अटैक करेगा, अटैक द रीजन ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये कहां पे अटैक करता है, रीजन ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या पॉजिटिव सेंटर पे। तो ये न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि कोई भी एटम या ग्रुप को कौन रिप्लेस करता है, न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल का कैरेक्टरिस्टिक याद रखो, इलेक्ट्रॉन रीच होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, अटैक द रीजन ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर एग्जांपल याद रखना है तो OH माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, Cn माइनस। यहाँ पे माइनस है, इसका अर्थ है वो न्यूक्लियोफाइल है। या अगर न्यूट्रल में कहे तो यहाँ पे देखो इसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये जितना भी न्यूक्लियोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक, अब जो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करता है। न्यूक्लियोफाइल पहले ही बताए, न्यूक्लियोफाइल कौन सा किसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रीच होता है, जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो यहाँ पे देखते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, Br को डिस्प्लेस कर रहा है। क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, देन कार्बन कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर प्रोडक्ट बनाना है तो Br को हटाना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन किसी भी कंडीशन में 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या होगा, Br अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो OH एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो क्या कर रहा है, Br जो कि एक वीक न्यूक्लियोफाइल है उसको डिस्प्लेस कर रहा है। तो जो भी ग्रुप या एटम अपने पोजीशन से डिपार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं लिविंग ग्रुप। और जितना ज्यादा टेंडेंसी होता है पोजीशन को लीव करने का, वो उतना गुड लिविंग ग्रुप माना जाता है। तो अगर हम कहें Br तो गुड लिविंग ग्रुप है क्योंकि अपना पोजीशन आसानी से छोड़ रहा है। तो जब कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करा तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये मेनली 3 तरह का होता है जो कि हम लोग के सिलेबस में है, SN1, SN2 और SNI। SN1 यानी 1 for unimolecular, N for nucleophilic, S for substitution यानी unimolecular nucleophilic substitution reaction, SN2 यानी bimolecular nucleophilic substitution reaction और SNI मतलब nucleophilic substitution internal, ठीक है। तो ये 3 रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग। जय हिंद।